नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें हैलोजन। फर्स्ट हमने डिस्कस किया केस सी डबल नेगेटिव ग्रुप का, और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाई इट्स प्लस आई इफेक्ट इज मोर देन माइनस एम इफेक्ट। अब इसी तरह से हम बात करते हैं हैलोजन के केस में, क्योंकि हैलोजन इज द ग्रुप इन विच इट्स आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इट्स एम इफेक्ट। चलिए इसका रीजन समझते हैं। देखो यहाँ पर कंपाउंड अगर ये लिया जाए, इफ हैलोजन इज बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग, तो अब देखो इस केस में हम बात करें कि हैलोजन का इस रिंग के साथ में दो इफेक्ट होंगे। एक तो इसका प्लस एम इफेक्ट होगा और दूसरा माइनस आई इफेक्ट होगा। अब आप देखो प्लस एम की अगर हम बात करें, हैलोजन का अगर रिंग के साथ में रेजोनेंस है, तो आप याद करें रेजोनेंस के लिए कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। रेजोनेंस में हम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करते हैं। आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ दिस हैलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, और जैसे कि हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो देखो हैलोजन अगर रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो फिर डेफिनेटली हैलोजन का जो पी ऑर्बिटल होगा, ध्यान देना, इसका जो पी ऑर्बिटल होगा जिसमें ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये पी ऑर्बिटल डेफिनेटली इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा, क्योंकि याद करो रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड होती है। एम इफेक्ट के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड होती है। तो आप देखो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन एंड दिस पी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्वड इन ओवरलैपिंग विद द पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कार्बन का ये जो पी ऑर्बिटल है वो फर्दर इन कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ में भी ओवरलैप है। और याद करो यही कंसेप्ट हमने रेजोनेंस के लिए डिस्कस किया है। आप याद करो ये हमने डिस्कस किया है इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट there will be overlapping of one orbital with more than one other orbitals to form pi bond। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो एक से ज्यादा p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। It is involved in overlapping with the p orbital of these carbon atoms and with the p orbital of lone pair, with the p orbital of halogen। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, राइट। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम बात करें कि हैलोजन का रिंग के साथ में जो रेजोनेंस है, उस रेजोनेंस का रीजन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जितना इफेक्टिव होगी, रेजोनेंस भी उतना इफेक्टिव होगा। अब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए अगर हम बात करें तो ध्यान देना डिपेंड करेगा हम हैलोजन इसमें कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि हैलोजन में भी हमारे पास 4 केसेस हैं। इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए इसमें चारों केस लेते हैं। आप ध्यान देना, इफ कार्बन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर अगर हम इनके p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कार्बन इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, सो p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन दैट विल बी इन्वॉल्वड इन ओवरलैपिंग विल बी 2p ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रही है। एक कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका जो p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो जाएगा 2p ऑर्बिटल। और हैलोजन की अगर p ऑर्बिटल की बात की जाए तो वो डिपेंड करेगा हम हैलोजन कौन सा ले रहे हैं। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, सो p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन दैट विल बी इन्वॉल्वड इन ओवरलैपिंग विद द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विल बी 2p। क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका जो p ऑर्बिटल कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा वो कौन सा p ऑर्बिटल होगा, 2p। बट क्लोरीन के केस में इट विल बी 3p, इन केस ऑफ ब्रोमीन 4p एंड इन केस ऑफ आयोडीन इट विल बी 5p। क्या बात समझ में आ रही है। अब ऐसे में आप सोचिए, ये अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग यहां पर होने वाले एम इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर तो एम इफेक्ट की जो इफेक्टिविटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कितना इफेक्टिव है। और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या मैं बात कर सकता हूं सेम शेल के ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव होती है। क्या ऐसा आपने पढ़ा है कंसेप्ट, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल विल बी इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं, आप ध्यान देना कि ये 2p 3p 2p 4p एंड 2p 5p, ये ओवरलैपिंग क्योंकि डिफरेंट शेल के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है,
तो इन ओवरलैपिंग के हम बात कर सकते हैं द ओवरलैपिंग विल बी लेस इफेक्टिव। आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो इन केसेस में हम कह सकते हैं 2p 3p 2p 4p एंड 2p 5p ओवरलैपिंग विल बी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। यहां पर जो ओवरलैपिंग है वो लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है क्योंकि सेम शेप के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। और ध्यान देना, अगर यहां पर ओवरलैपिंग लेस इफेक्टिव है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि रेजोनेंस भी लेस इफेक्टिव होगा, क्योंकि हैलोजन का रिंग के साथ में अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं रेजोनेंस इंटरेक्शन बिटवीन हैलोजन एंड रिंग इज ड्यू टू ओवरलैपिंग between p orbital of halogen and p orbital of carbon. So effectivity of resonance will depend on effectivity of overlapping between these orbitals. और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये overlapping यहाँ पर less effective overlapping है, और ये reason है देखो क्योंकि यहाँ पर overlapping less effective है, so resonance is less effective. ये reason है कि यहाँ पर resonance भी less effective होगा, और क्योंकि यहां पर रेजोनेंस लेस इफेक्टिव है, ये रीजन होता है कि हैलोजन का आई इफेक्ट जो है वो इसके रेजोनेंस पर, इसके एम इफेक्ट पर डोमिनेट करने लगता है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन विल डोमिनेट ओवर इट्स प्लस एम इफेक्ट, तो इन 3 हैलोजन्स में आप रीजन दे सकते हैं इट इज ड्यू टू लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स। क्लियर बात ये। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यही रीजन फ्लोरीन के लिए भी एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नो। देखो फ्लोरीन के लिए तो ये रीजन एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो दैट इज आल्सो सेकंड पीरियड एलिमेंट एज सिमिलर टू कार्बन एटम। तो फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा, वो करेगा 2p। और अगर हम बात करें कि इसका भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो फिर तो 2p 2p ओवरलैपिंग विल बी इफेक्टिव ओवरलैपिंग। सेम शेल के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इफेक्टिव है। तो देखो फ्लोरीन के केस में भी अगर हम बात करें देखो ये जो हम बात करें कि हैलोजन के केस में आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इट्स एम इफेक्ट, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द 4 हैलोजन्स। ये सभी 4 हैलोजन की कंडीशन है कि सभी 4 हैलोजन में उनका आई इफेक्ट जो होता है वो एम इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। तो अब पॉइंट आता है कि अगर फ्लोरीन में भी आई इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो फिर यहां पर फ्लोरीन में आई इफेक्ट डोमिनेटिंग का रीजन हम ऑर्बिटल्स की लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग तो नहीं दे सकते, क्योंकि ओवरलैपिंग तो यहाँ पर परफेक्ट है। तो क्वेश्चन है कि ओवरलैपिंग अगर परफेक्ट है बट स्टिल फ्लोरीन में भी आई इफेक्ट अगर डोमिनेट कर रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि फ्लोरीन का रिंग के साथ में जो रेजोनेंस होगा वो मॉलिक्यूल के लिए लेस इंपॉर्टेंट रेजोनेंस होगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस केस में आपको बताया कि प्रीवियस केस में यहाँ पर जो रेजोनेंस था वो मोर इंपॉर्टेंट रेजोनेंस था ये, और ये रेजोनेंस लेस इंपॉर्टेंट था। और याद करो ये रीजन हमने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप में और रिंग के बीच में जो रेजोनेंस है वो लेस इंपॉर्टेंट है। ये रीजन है कि इसमें आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। कुछ ऐसा ही रीजन आप फ्लोरीन के केस में भी दे सकते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो फ्लोरीन के केस में ओवरलैपिंग तो इफेक्टिव है बट स्टिल अगर फ्लोरीन में भी आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो उसका रीजन क्या आएगा जरा समझना इसको। देखो फ्लोरीन का अगर रिंग के साथ में रेजोनेंस है तो ध्यान देना लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। एक बात समझना, देखो फ्लोरोबेंजीन में हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल में 2 तरह के रेजोनेंस है। एक तो हम बात कर सकते हैं रेजोनेंस विद इन द बेंजीन रिंग। मैं यहाँ पर 2 तरह के रेजोनेंस ले रहा हूँ। एक तो हम बात कर रहे हैं इसमें रेजोनेंस विद इन द बेंजीन रिंग, और दूसरा मैं बात कर रहा हूं रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन विद पाई बॉन्ड ऑफ रिंग। ध्यान देना अगर हम इसमें रिंग में इंटरनल रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस विद इन द रिंग अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान देना ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस विद इन द रिंग वी कैन हैव दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर अगर बात की जाए कि रेजोनेंस अगर विद इन द रिंग में कंसीडर करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। इस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अभी हमने फ्लोरीन का रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कंसीडर नहीं किया है।
अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूल के पास सेकंड रेजोनेंस क्या है। सेकंड रेजोनेंस में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। और ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर इस फ्लोरीन का रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कंसिडर करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? इस लोन पेयर को हमने पाई में, पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन ऑन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विल बी पॉजिटिव एंड दिस कार्बन ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। अब जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल के दो तरह के रेजोनेंस लिए हैं, रेजोनेंस विद इन द रिंग और उसके करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये मिला है। और दूसरा मैंने कहा है फ्लोरीन का रिंग के साथ में रेजोनेंस, और फ्लोरीन का रिंग के साथ में जब रेजोनेंस हमने कंसिडर किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला है। अब आप ध्यान देना, अगर मॉलिक्यूल के इन दो रेजोनेंस को आपस में कंपेयर किया जाए और कंपैरिजन का बेसिस, जैसा कि प्रीवियस केस में भी हमने लिया, कंपैरिजन का बेसिस होगा अगर ये बात कंपेयर की जाए कि दोनों रेजोनेंस में से मॉलिक्यूल के लिए कौन सा रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमें ये कंपैरिजन करना है कि दोनों रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस में गैप कितना है, और वो गैप हम कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बेसिस पर। आप ध्यान देना, अगर हम बात करें एक्स और Z की स्टेबिलिटी में, तो ध्यान देना इन दिस केस स्टेबिलिटी ऑफ Z इज कंसिडरेबली हाई एज कंपेयर टू X। आप ध्यान देना, यहां पर भी आप कह सकते हैं Z और X की स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा गैप होगा। इस गैप को समझना यहां पर, मैं यहां पर जिस गैप की बात कर रहा हूं ये गैप बिल्कुल वैसा ही कुछ गैप की मैं बात कर रहा हूं जो हमने यहां पर डिस्कस किया था इस वाले ग्रुप के लिए। आप जरा समझे, देखो यहां पर मैंने कहा कि Z की जो स्टेबिलिटी है वो X के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इनफैक्ट दोनों की स्टेबिलिटी में गैप काफी ज्यादा है। तो गैप काफी ज्यादा क्यों, उसका रीजन समझ में आ रहा है? देखो Z में हम कह सकते हैं ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल व्हाइल इन दिस केस एटम्स आर चार्ज्ड। क्या मैं कह सकता हूं, इफ इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल while in this case atoms are charged, the structure in which all the atoms are neutral will be more stable than the structure in which atoms are charged। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा देखो, इसमें एटम्स चार्ज्ड हैं, इसकी वजह से लेस स्टेबल है, और उसमें खराब बात ये है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम भी इसमें प्रेजेंट है। आप याद करें, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी जो है वो मॉलिक्यूल को लेस स्टेबल बनाएगी, तो वो भी इसकी स्टेबिलिटी कम होने का रीजन है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव चार्ज भी अगर है तो वो किस एटम पर है, फ्लोरीन पर, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि फ्लोरीन की ये तो बहुत हाई होती है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इट विल मेक द स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल। ये रीजन है कि एक्स की जो स्टेबिलिटी है वो जेड के कंपैरिजन में काफी कम है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर जेड के स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, एक्स की स्टेबिलिटी अगर काफी कम है, तो फिर तो इस बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि दिस रेजोनेंस विल बी मोर इंपॉर्टेंट रेजोनेंस फॉर द मॉलिक्यूल। और क्योंकि यहां पर इस वाले रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग फ्लोरीन का जब हमने लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग मिलने वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी काफी कम है, और ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अगर काफी कम है तो जितना कम स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसकी हाइब्रिड मॉलिक्यूल के लिए इंपॉर्टेंस उतनी कम होगी। और इंपॉर्टेंस अगर कम होगी तो इसके बेसिस पर मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं कि इट इज लेस इंपॉर्टेंट रेजोनेंस फॉर द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए ये वाला जो रेजोनेंस होगा वो लेस इंपॉर्टेंट होगा। लेस इंपॉर्टेंट क्यों होगा, समझ में आ रहा है? इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी काफी कम है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन का जब हमने रिंग के साथ में रेजोनेंस कंसीडर किया, देखो इस रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का हमने रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कंसीडर नहीं किया है। ये स्ट्रक्चर यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है कि यस, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद रिंग। लेकिन जब हमने फ्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर हमें मिला, हमने कहा वो स्ट्रक्चर तो लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी काफी कम है, और स्टेबिलिटी अगर काफी कम है, स्ट्रक्चर अगर लेस इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो इसके करस्पॉन्डिंग रेजोनेंस भी लेस इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब फ्लोरीन का रिंग के साथ में होने वाला रेजोनेंस लेस इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए, अगर फ्लोरीन का रिंग के साथ में होने वाला रेजोनेंस लेस इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो फ्लोरीन का रिंग के साथ में होने वाला जो आई इफेक्ट है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है?
तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो इन दिस केस ध्यान देना, फ्लोरीन का भी यहां पर रिंग के साथ में आई इफेक्ट अगर डोमिनेट कर रहा है तो उसका रीजन अब समझना हम क्या देने वाले हैं। ड्यू टू वेरी हाई EN ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की EN बहुत ज्यादा है तो इस पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज इस स्ट्रक्चर को हाईली अनस्टेबल बनाएगा, और हाईली अनस्टेबल बनाएगा तो ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए, हाइब्रिड मॉलिक्यूल के लिए लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा, और अगर ये स्ट्रक्चर लेस इंपॉर्टेंट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रेजोनेंस भी लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं ड्यू टू वेरी हाई EN ऑफ फ्लोरीन, रेजोनेंस इज लेस इंपॉर्टेंट। यहां पर रेजोनेंस जो होगा फ्लोरीन का रिंग के साथ में वो लेस इंपॉर्टेंट होगा, और याद करें यही मैंने आपसे कहा था कि रेजोनेंस अगर लेस इंपॉर्टेंट हुआ तो फिर यहां पर होने वाला आई इफेक्ट डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्लोरीन के केस में अगर आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है M इफेक्ट पर, तो उसका रीजन समझ में आया, उसका रीजन हम इस तरह से दे सकते हैं। और अगर बात की जाए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो ध्यान देना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में रीजन कुछ और है। यहां पर हमने रीजन दिया है लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये ओवरऑल यहां पर कंसेप्ट बनता है कि व्हाई इन केस ऑफ हैलोजन देयर आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर देयर M इफेक्ट। अच्छा एक बात और समझना, एक पॉइंट ये आता है कि जैसे फ्लोरीन में हमने कहा भाई फ्लोरीन की EN बहुत ज्यादा है, और EN बहुत ज्यादा है तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी काफी कम होगी, और स्टेबिलिटी काफी कम होगी तो स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस कम होगी, और स्ट्रक्चर की अगर इंपॉर्टेंस कम होगी तो फिर रेजोनेंस भी लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फ्लोरीन से आगे अगर बढ़े, ग्रुप में अगर और डाउन आए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर, तो क्या मैं कह सकता हूं डाउन द ग्रुप EN तो कम हो रही है ना। तो एक पॉइंट ये आता है कि फ्लोरीन में तो क्योंकि इसकी EN बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमने कहा कि वहां पर रेजोनेंस लेस इंपॉर्टेंट होने की वजह से आई इफेक्ट डोमिनेट किया, लेकिन आगे तो EN कम हो रही है, तो EN की प्रॉब्लम अगर कम हो रही है तो फिर तो रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ना चाहिए। तो फिर यहां पर आई इफेक्ट क्यों डोमिनेट कर रहा है? देखो ये बात तो सही है कि डाउन द ग्रुप अगर बात की जाए तो EN कम हो रही है, और EN अगर कम हो रही है तो रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस तो बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो EN की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली कम हो रही है, वो हम मान सकते हैं, लेकिन यहां पर एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, कौन सी? ओवरलैपिंग की। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर आप कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो फ्लोरीन में EN की प्रॉब्लम है वो यहां पर डाउन द ग्रुप कम हो रही है, लेकिन डाउन द ग्रुप आप कह सकते हैं एक न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और वो स्टार्ट हो रही है लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग की। और ध्यान देना अगर हम बात करें कि ओवरलैपिंग की जो इफेक्टिविटी है, वो जो प्रॉब्लम है मैं कह सकता हूं वो प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉब्लम एक तरह से आप कह सकते हैं रेजोनेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एज कंपेयर टू प्रॉब्लम ऑफ EN। मतलब आप ऐसा समझ लें कि EN वाली प्रॉब्लम तो डाउन द ग्रुप कम हो रही है, लेकिन यहां पर उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और वो स्टार्ट हो रही है ओवरलैपिंग की। क्योंकि एक बात सोचिए, मैं तो ऐसा करता हूं, आपको ये बोलता हूं कि आप एक ऐसे आइटम का सिलेक्शन करें आपकी चॉइस से, आप किसी भी ऐसे आइटम का सिलेक्शन करें जिसकी EN बहुत कम हो, और उस एटम का रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट आप कंसीडर करें रिंग के साथ में। अब मैंने आपको चॉइस दे दी है कि आप ऐसे एटम का सिलेक्शन कर लो जिसकी EN बहुत कम है, लेकिन साथ में मैं यहां पर एक कंडीशन ये देना चाह रहा हूं कि उस एटम के ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो अगर रिंग के कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में होने वाली ओवरलैपिंग के साथ में उसके साथ में जो ओवरलैपिंग है वो अगर लेस इफेक्टिव हुई, बात समझना, आपने जो एटम का सिलेक्शन किया, मान लो आप हैलोजन की जगह यहां पर कोई भी ऐसा एटम सेलेक्ट कर ले जो आपकी चॉइस का है जिसकी EN काफी कम है, लेकिन अगर इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं हुई तो क्या वहां पर रेजोनेंस इफेक्टिव होगा? नो। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप सोचिए, आप तो अपनी चॉइस से कोई भी एटम सेलेक्ट कर लो जिसकी EN बहुत कम है, लेकिन अगर उसका ऑर्बिटल रिंग के कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, अगर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है तो हम लेस EN का क्या करें? रेजोनेंस तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि रेजोनेंस के लिए ओवरलैपिंग तो रिक्वायर्ड है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप EN वाली प्रॉब्लम तो नो डाउट कम हो रही है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट हो रही है, और वो कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है?
रेजोनेंस की ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम जो है वो रेजोनेंस को ज्यादा अफेक्ट करेगी एज कंपेयर टू ई ए। इसीलिए हम बात करते हैं देखो कि डाउन द ग्रुप अगर आप हेलोजन का रिंग के साथ में होने वाले रेजोनेंस को कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं डाउन द ग्रुप रेजोनेंस विल डिक्रीज। आप कह सकते हैं डाउन द ग्रुप प्लस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में किस हेलोजन का प्लस एम सबसे ज्यादा होगा तो आप कह सकते हैं फ्लोरीन का प्लस एम सबसे ज्यादा होगा और आयोडीन का प्लस एम सबसे कम होगा। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप ओवरलैपिंग कम हो रही है, और ओवरलैपिंग अगर कम होगी तो फिर तो रेजोनेंस भी कम होता चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि व्हाई इन केस ऑफ हेलोजन इट्स आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इट्स एम इफेक्ट। इन 3 हेलोजन्स पे तो रीजन आप दे सकते हैं लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और फ्लोरीन के केस में रीजन आप ये वाला दे सकते हैं। चलिए इसके साथ में एक कंसेप्ट में और डिस्कस करता हूं हेलोजन के लिए, आप ध्यान देना। अब देखो इन 4 हेलोजन्स का अगर आप प्लस एम इफेक्ट कंपेयर करें तो क्या बता सकते हैं इनका प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा, किसका प्लस एम सबसे ज्यादा होगा? जो अभी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया देखो उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्लस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन्स विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सबसे ज्यादा प्लस एम किसका होगा? फ्लोरीन का, और सबसे कम प्लस एम किसका होगा? आयोडीन का, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहां पर आप कह सकते हैं इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। And that is based on overlapping, right? चलिए अब बात करते हैं इन 4 हेलोजन्स का आई इफेक्ट का ऑर्डर। देखो यहां पर अगर आप इन 4 हेलोजन्स के आई इफेक्ट का ऑर्डर कंपेयर करेंगे तो आई इफेक्ट का ऑर्डर तो हमने आई सीरीज में डिस्कस किया है, वो कंपैरिजन का बेसिस हो जाएगा ई एन, और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बात क्लियर है? अब जरा एक बात ध्यान देना, यहां पर अब एक कंपैरिजन में डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहां पर इन ऑल द हेलोजन्स, इन ऑल द 4 हेलोजन्स देयर आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर देयर एम इफेक्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हेलोजन्स के केस में उनका आई इफेक्ट जो है वो एम इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, अगर आई इफेक्ट एम इफेक्ट पर डोमिनेट कर रहा है तो हेलोजन का जो नेट इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, क्योंकि इसका माइनस इफेक्ट जो है वो इसके प्लस इफेक्ट पर डोमिनेट कर रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट पर डोमिनेट कर रहा है, राइट? तो अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये बनता है अगर इन 4 हेलोजन्स को नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए कंपेयर किया जाए, मेरा क्वेश्चन समझना, अगर इन 4 हेलोजन्स को नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए कंपेयर किया जाए तो क्वेश्चन है कि यहां पर इन 4 हेलोजन्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा इस नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए। देखो अगर आप इन 4 हेलोजन्स को ओनली प्लस एम के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो ऑर्डर ये आएगा, ओनली माइनस आई के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो ऑर्डर ये आएगा। लेकिन मेरा अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि हेलोजन ने प्लस एम के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, राइट, और माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तो कुछ रिलीज किया कुछ विड्रॉ किया, और हमने कहा भाई विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है क्योंकि माइनस इफेक्ट प्लस पे डोमिनेट कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि कुछ दिया और कुछ लिया, तो जो नेट इसने लिया उसके लिए अगर इन 4 हेलोजन्स को कंपेयर किया जाए तो जो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है इसके लिए इन 4 हेलोजन्स का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसमें से नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए विच हेलोजन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हेलोजन, ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है। देखो इस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यूजुअली यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फ्लोरीन का माइनस, क्योंकि हम बात करें कि माइनस आई इफेक्ट प्लस एम पर डोमिनेट कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स इस ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हेलोजन में तो आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, और अगर आई इफेक्ट डोमिनेट करता है तो फिर तो फ्लोरीन का आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है,
और फ्लोरीन का अगर माइनस आई सबसे ज्यादा है तो फिर तो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए ऑर्डर में फ्लोरीन का विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन यहाँ पर सबसे आगे होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ऑर्डर यही होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान देना, अगर आप नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए इन 4 हैलोजेंस को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स। इस केस में यहां पर ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसका आएगा? आयोडीन का आएगा, ना कि फ्लोरीन का। मैं आपको रीजन क्लियर करता हूं, समझना इसको अच्छे से। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि माइनस आई सबसे ज्यादा है तो वो अदर हैलोजेंस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो अगर वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई, तो पैरेलल में आपको ये भी तो समझना होगा ना, ये भी तो आपको कंसीडर करना होगा कि अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अमंग 4 हैलोजेंस ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी तो है ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एन। अगर फ्लोरीन का माइनस आई इन 4 हाइड्रोजन्स में सबसे ज्यादा है तो इसका प्लस एम भी तो सबसे ज्यादा है ना। तो अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये रिलीज भी कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको केवल ये नहीं देखना है कि विड्रॉ कितना किया, आपको ये देखना है कि विड्रॉ कितना किया, उसमें से रिलीज कितना किया, नेट कितना विड्रॉ किया। तो आपको तो नेट के लिए कंपैरिजन करना है ना। और अगर आप नेट के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस बात को अगर आप माइंड में रखते हैं कि इसका माइनस आई मैक्सिमम है, तो साथ में आपको इस बात को भी माइंड में रखना होगा कि इसका प्लस एम भी मैक्सिमम है। और देखो, अगर यहां पर इसका प्लस एम मैक्सिमम है तो ध्यान देना, इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम इफेक्ट है वो इसके स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट को बहुत एक्सटेंड तक सप्रेस कर देता है। और ये रीजन है कि इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम इफेक्ट है वो इसके स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट को बहुत एक्सटेंड तक सप्रेस कर देता है। इसकी वजह से इसका जो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बचता है वो काफी कम बचता है। इनफैक्ट इन सब हाइड्रोजन्स में मिनिमम बचता है। ऐसा करते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप ध्यान देना। मान लेते हैं यहां पर एक हाइड्रोजन फ्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन आयोडीन है। अब हमने कहा भी यहां पर रिंग के लिए ध्यान देना, रिंग के लिए इनका माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, राइट। माइनस आई का मतलब ये हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेंगे। चलिए आप ध्यान देना, ऐसा मान लेते हैं कि फ्लोरीन ने यहां पर 10 यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया और आयोडीन ने यहां पर, ध्यान देना, आयोडीन ने ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर 3 यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, क्योंकि आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है और फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए और आयोडीन ने कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। ध्यान देना, ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है, केवल मैं आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि मैं कंसेप्ट यहां पर क्या अप्लाई कर रहा हूं। उसकी वजह से मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लेकर के यहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और ये जो माइनस चार्ज, माइनस मैंने यहां पर लिया साइन, ये माइनस साइन केवल विड्रॉइंग इफेक्ट को शो कर रहा है। विड्रॉइंग के लिए मैं माइनस चार्ज लूंगा और रिलीजिंग के लिए प्लस चार्ज लूंगा, राइट। तो ऐसा मान लेते हैं कि फ्लोरीन का क्योंकि माइनस आई ज्यादा है और आयोडीन का माइनस आई कम है, तो फ्लोरीन ने ज्यादा यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए 10 और आयोडीन ने कम यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए 3। लेकिन हमने कहा भी ओनली माइनस आई इफेक्ट नहीं है, साथ में हाइड्रोजन का यहाँ पर प्लस एम भी काम कर रहा है। चलिए प्लस एम भी ले लेते हैं। अब जरा बताओ प्लस एम किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का या आयोडीन का? डेफिनेटली आप कह सकते हैं प्लस एम भी फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन जब प्लस एम करेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी, 2p2p ओवरलैपिंग। ध्यान देना, फ्लोरीन जब प्लस एम करेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी, 2p2p ओवरलैपिंग। जबकि आयोडीन जब प्लस एम करेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी, 2p5p ओवरलैपिंग। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस केस में जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो डेफिनेटली फ्लोरीन का ज्यादा होगा आयोडीन के कंपैरिजन में, राइट। चलिए फ्लोरीन का यहां पर प्लस एम ज्यादा है आयोडीन के कंपैरिजन में। अच्छा, आप बता सकते हैं फ्लोरीन के अगर मैं आई और एम इफेक्ट को कंपेयर करूं, फ्लोरीन के अगर मैं आई और एम इफेक्ट को कंपेयर करूं तो फ्लोरीन के आई और एम में कौन ज्यादा इफेक्टिव है, आई इफेक्ट। वो तो सभी हाइड्रोजन के लिए हम बात कर रहे हैं कि सभी हाइड्रोजन में आई इफेक्ट जो होता है वो एम इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि फ्लोरीन ने
इंडक्टिव के थ्रू 10 यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए और ऐसा मान लेते हैं कि प्लस एम के थ्रू 9 यूनिट इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिए। ऐसा मान लेते हैं कि प्लस एम के थ्रू इसने 9 यूनिट इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिए। ये समझ में आ रहा है मैंने इंडक्टिव वाली वैल्यू को ज्यादा क्यों रखा? क्योंकि सभी हैलोजेंस में उनका आई इफेक्ट जो होता है वो एम इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। माइनस और प्लस साइन केवल विड्रॉइंग और रिलीजिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। अब जरा ध्यान देना, मान लेते हैं फ्लोरीन ने प्लस एम के थ्रू 9 यूनिट इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिए, मतलब इसने नेट कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया? 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इसने नेट किया है, ऐसा मान लेते हैं। अब आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन को भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न करना है प्लस एम के थ्रू, और जरा देखो प्लस एम तो डिपेंड करेगा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पर, और ऐसे में जरा आयोडीन के केस में अगर आप ओवरलैपिंग चेक करेंगे तो इट इज 2p5p ओवरलैपिंग। क्या मैं कह सकता हूं 2p5p ओवरलैपिंग तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ओवरलैपिंग है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर आयोडीन के केस में रिंग के साथ में जो रेजोनेंस है, क्योंकि 2p5p ओवरलैपिंग एकदम आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल ओवरलैपिंग है, तो फिर तो आयोडीन का रिंग के साथ में रेजोनेंस भी नेग्लिजिबल होगा। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर आयोडीन का रिंग के साथ में रेजोनेंस नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल क्यों कंसीडर करें समझ में आ रहा है? क्योंकि रेजोनेंस किसके थ्रू हो रहा है? ओवरलैपिंग के थ्रू, और आयोडीन के केस में ओवरलैपिंग क्या है? 2p5p ओवरलैपिंग, एंड दैट इज वेरी 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 लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन का रिंग के साथ में जो रेजोनेंस होगा वो नेग्लिजिबल रेजोनेंस होगा। इनफैक्ट मैं तो यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि इट इज ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन चलो जीरो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसने रेजोनेंस के थ्रू 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिया। मान लेते हैं इसने रेजोनेंस के थ्रू 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब इसने नेट कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया? 2 यूनिट। और अगर इसने नेट 2 यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया और इसने नेट अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इसका मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं आयोडीन ने नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा शो किया है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। ऐसा कुछ कंपैरिजन में यहां पर बताना चाह रहा हूं कि यहां पर नो डाउट फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, यहां भी हमने ज्यादा लिया, लेकिन क्योंकि इसका प्लस एम भी सबसे ज्यादा है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट है वो इसके स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट को इतना एक्सटेंड तक सप्रेस कर देता है कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो इसका नेट बचता है, वो काफी कम बचता है। और यही रीजन है कि इसका जो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट में ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर में सबसे पीछे होता है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अच्छा आई इफेक्ट हैलोजन में डोमिनेट करता है और आई इफेक्ट तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो फिर तो फ्लोरीन का ही नेट इफेक्ट विड्रॉइंग ज्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप नेट विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए कंपेयर कर रहे हो तो इट्स नॉट फ्लोरीन, इट इज आयोडीन दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि फ्लोरीन का नो डाउट माइनस आई सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका प्लस एम भी तो हैलोजन में सबसे ज्यादा है ना, और उसका जो स्ट्रॉन्ग प्लस एम है वो उसके स्ट्रॉन्ग माइनस आई को इतना ज्यादा एक्सटेंड तक सप्रेस कर देता है। फ्लोरीन ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न भी कर दिया। अगर सबसे ज्यादा विड्रॉ किया और सबसे ज्यादा रिटर्न कर दिया, तो जो उसका नेट उसके पास बचा वो बहुत कम बचा, बहुत कम बचा, इसीलिए वो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट में वीकेस्ट ग्रुप बन जाता है। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, देखो कंसेप्ट हम ये डिस्कस कर रहे थे, कंपैरिजन ऑफ एम इफेक्ट एंड आई इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप। और इसमें मैंने आपसे कहा था इन जनरल एम इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप डोमिनेट्स ओवर इट्स आई इफेक्ट, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास हैं जिनमें ग्रुप का आई इफेक्ट उनके एम इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। और इसके लिए दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, COO माइनस ग्रुप एंड हैलोजन, और मैंने आपको इनके रीजंस भी एक्सप्लेन किए कि व्हाई इन दीज टू ग्रुप्स देयर आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर देयर एम इफेक्ट। और साथ में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि हैलोजन्स में अगर प्लस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, तो फिर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर बात ये? तो ये हमने यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस किया है, कंपैरिजन ऑफ आई इफेक्ट एंड एम इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप।